हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विपिन वसेटिया। आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को देखिए, याद कीजिए, कॉपी कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखना और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो देख ली है वो इस वीडियो को जरूर देखें और साथ के साथ कॉपी करते रहिए। आज आपको पता होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम इंडियन हिस्ट्री में अब अगला वंश स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत में ही। दिल्ली सल्तनत में मैंने गुलाम वंश कंप्लीट करा दिया है और आज हम खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे। गुलाम वंश का मैंने अंतिम शासक जो बताया था उसका नाम था ट्यूमार्स और उससे पहले कौन था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन था। मैंने डिटेल से आपको बलबन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, तो आपको उसे ढंग से ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं खिलजी वंश, दूसरा वंश है। तो आ जाइए बोर्ड पर। दूसरा वंश होगा हमारा खिलजी वंश। और ये वंश गुलाम वंश का जो ईस्वी सन था वो था, मैंने आपको बता दिया है कितना था, 1201 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश जो इसका ईस्वी सन है वो है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक एडी। ओके, आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। साथ साथ कॉपी कीजिए और समझते हुए चलिए। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, जिसने खिलजी वंश की क्या की स्थापना की थी, उनका नाम है संस्थापक। उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। ओके, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के क्या थे? संस्थापक थे। इन्होंने ही खिलजी वंश की नींव रखी थी दिल्ली सल्तनत में और इन्होंने किलो करी को अपना केंद्र बनाया था। किलो करी, किलो करी को अपना केंद्र बनाया। ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में। अब खिलजी वंश की स्थापना कर दी भाई जलालुद्दीन खिलजी ने, किलो करी को अपना केंद्र बना लिया। अब क्या करते हैं, ये अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे और साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये आसपास के क्षेत्र हैं उन पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे, उनको अपने शासन के अंतर्गत लाएंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपना शासन विस्तार करने की कोशिश की, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कैसे कोशिश की। यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, साथ साथ करते रहना आप कॉपी। तो अब हम चलते हैं साम्राज्य विस्तार की तरफ। खिलजी वंश है और हमारा फर्स्ट जो शासक है उसका नाम है जलालुद्दीन। रुको ना, अब आपको साफ सफाई दिखाई देगी अच्छे से।
पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जो इसका शासनकाल था वो था 1290 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। सॉरी 1316 नहीं है, 1296 ईस्वी तक इसका शासनकाल का समय था ये। अब हम इसका साम्राज्य विस्तार पढ़ रहे हैं, क्या कैसे इसने साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार, इसके लिए इसने क्या किया, तो इसने सबसे पहले क्या किया, राजस्थान पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा। कौन कौन से क्षेत्रों पर करना चाहा मैं आपको बता देता हूं नक्शे के थ्रू। लगभग बना देता हूं नक्शा राजस्थान का। इस प्रकार का कुछ लगभग राजस्थान का नक्शा होता है। तो यहाँ पर है हमारा गुजरात, और यहाँ पर है दिल्ली, और दिल्ली के शासक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। मैं इनको शॉर्ट में जेके भी लिख सकता हूँ, जेके, जलालुद्दीन खिलजी। समझ जाना आप जेके का मतलब क्या है। अब ये यहां पर है रणथंबोर। क्या है, रणथंबोर। रणथंबोर है, और रणथंबोर के उस वक्त शासक थे, उनका नाम था हम्बीर देव चौहान। हम्बीर देव चौहान रूलर थे रणथंबोर के। यहां पर आता है मेवाड़, यहां पर है जालोर, लगभग मान लेना, और यहां पर मालवा है हमारा, मालवा लगभग। ओके। तो क्या होता है कि दिल्ली के जो शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए वो इन क्षेत्रों पर क्या करना चाहते थे, शासन, जालोर पर, मेवाड़ पर, गुजरात पर और मालवा पर उनके सामने एक समस्या थी। क्या समस्या थी, इनको इन चारों स्थानों पर शासन करने के लिए, इन पर आक्रमण करने के लिए पहले रणथंबोर के दुर्ग को जीतना पड़ा, क्योंकि जब तक हम रणथंबोर को नहीं जीतेंगे तब तक ना तो जालौर को जीत पाएंगे, ना मेवाड़ को, ना गुजरात को और ना मालवा को। क्योंकि जैसे ही हम रणथंबोर के दुर्ग को जीत लेंगे, रणथंबोर पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो ये इनको इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में आसानी मिलेगी। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, सबसे पहले रणथंबोर पर आक्रमण करता है, और रणथंबोर का जो दुर्ग था उसका नाम था झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग, रणथंबोर के दुर्ग का क्या नाम था, झाइन दुर्ग। क्या करता है, दिल्ली का जो शासक था जलालुद्दीन खिलजी झाइन दुर्ग पर आक्रमण करता है। क्यों करता है, क्योंकि रणथंबोर पर आक्रमण पर शासन करने के बाद ही वह जालोर, मेवाड़, गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त कर सकता था, इसलिए वह रणथंबोर के झाइन दुर्ग पर आक्रमण करता है। पर क्या होता है, और यह आक्रमण करता है 1291 एडी में, अटैक करता है झाइन के दुर्ग पर। ओके। तो क्या होता है कि झाइन का दुर्ग कहां पर था, पहाड़ों पर था, पहाड़ों पर था। यहां पर जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी की सेना झाइन के दुर्ग के पास पहुंचती है, तो पहाड़ों के ऊपर झाइन का दुर्ग था। जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है,
और यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की क्या आ गई है, सेना आ गई है। और यहाँ पर जैन दुर्ग है और हमीर देव चौहान के जो सैनिक थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस दुर्ग पर इनको पहले सबसे पहले विजय प्राप्त करनी होगी। तो ये क्या करते हैं, इस जैन के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक। पर हमीर देव चौहान की क्या नीति थी, पहाड़ पर होने के कारण जैसे कोई शासक उस पर आक्रमण करता था तो ये पहाड़ पर से पत्थर और जहरीले तीर बरसाता था। तो इस पर से क्या करेगा, ये पत्थर बरसाएगा और तीर बरसाएगा, जहरीले तीर, जिससे इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और हमीर देव चौहान की क्या हो जाती है, जीत। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और कॉपी भी आप साथ साथ कर रहे होगे। दोबारा क्या होता है, 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी पुनः रणथंभौर पर क्या करता है, जैन के दुर्ग पर आक्रमण करता है। 1292 एडी में पुनः अटैक करता है। पुनः अटैक करता है तो हमीर देव चौहान फिर से ही वही पुरानी नीति अपनाता है। जैसे ही उसकी सेना यहाँ पहुंचती है वो ऊपर से पत्थर और जहरीले तीर बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिससे पुनः जलालुद्दीन खिलजी की इस युद्ध में भी क्या हो जाती है, हार हो जाती है और हमीर देव चौहान की क्या हो जाती है, पुनः जीत हो जाती है। मतलब वो इस पर शासन नहीं कर पाता है, जिससे वो इनसे भी वंचित रह जाता है, इनको भी वह जीत नहीं पाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी, जब लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आए तो उसने बता दिया कि अंगूर खट्टे हैं। तो कुछ इसी प्रकार का जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं रणथंभौर के दुर्ग के जैसे 10 दुर्गों को अपने एक सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। क्या कहा कि मैं रणथंभौर के इस जैसे 10 दुर्गों को अपने सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। वही सिस्टम हो गया, लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आए तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। इसी प्रकार इसने भी कह दिया, जैसे वो जायंट के दुर्ग पर शासन नहीं कर पाया तो उसने भी कह दिया कि मैं इस तरह के 10 दुर्गों को अपने सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, साथ साथ कॉपी किया होगा आपने, तो मिटा देता हूं अपने से। एक बात और आप लिख लेना, और बात कौन सी है, बात यह है कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा, जेके ने कहा, जेके ने कहा, इसको लिख ही लेना, मैं लिख देता हूं आपके लिए। क्या कहा कि मैं रणथंभौर के जैसे 10 दुर्गों को अपने एक सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कहा भाई साहब जेके ने, जब वह जैन के दुर्ग पर शासक को जीत नहीं पाया तब। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी पर किसने आक्रमण किया। ओके, तो यहां तक आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को बगल में सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और जितना हो सके शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं हम, जलालुद्दीन खिलजी पर आक्रमण होता है। जलालुद्दीन खिलजी
दिल्ली का रूलर था। रूलर था। अब इस पर कौन आक्रमण करता है कि मंगोल का शासक। मंगोल का शासक आक्रमण करता है अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां ये मंगोल का रूलर था और इस पर जलालुद्दीन खिलजी पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। और इस अटैक में क्या होता है कि अब्दुल्ला खां हार जाता है और जलालुद्दीन खिलजी जीत जाता है। इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है और अब्दुल्ला खां हार जाता है। तो क्या होता है कि अब अब्दुल्ला खां हार कर मंगोल वापस तो जा नहीं सकता था, क्योंकि शर्म से वह अपने प्रजा के सामने नहीं जा सकता था, क्योंकि वह जलालुद्दीन खिलजी को नहीं हरा पाया। तो उसने क्या कहा जलालुद्दीन खिलजी से कि भाई हम तो अपने देश वापस नहीं जाएंगे, तो हमें दिल्ली में ही शरण दीजिए। तो उलुग खां के नेतृत्व में, तो उलुग खां उलुग खां के नेतृत्व में मंगोल खां बस गए, दिल्ली में बस गए। दिल्ली में बस गए और जिस स्थान पर बसे, दिल्ली में जिस स्थान पर बसे उस स्थान का नाम क्या पड़ा, मंगोलपुरी पड़ गया। समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लिया होगा साथ के साथ। अब चलते हैं हम जलालुद्दीन खिलजी के अंतिम पड़ाव की तरफ। क्या होता है अब कि भाई जलालुद्दीन खिलजी के वक्त पर और लुटेरों की संख्या दिल्ली में बहुत अधिक थी। जेके के समय में दिल्ली में लुटेरों की संख्या अधिक थी। दिल्ली में लुटेरों की संख्या अधिक थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इन लुटेरों को दिल्ली से बाहर निकालने के लिए क्या किया कि इन लुटेरों को और जेके ने दावत पर बुलाया। भाई दावत पर बुलाया। दावत पर बुलाया, बहुत ही अच्छी दावत दी इनको, बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा खाना दिया इनको। खाना खाकर दावत लेकर लुटेरे बहुत खुश हो गए। उसके बाद जेके ने क्या कहा उनसे कि अब आप दिल्ली को छोड़कर चले जाइए किसी अन्य स्थान पर। तो जेके ने क्या किया, ये भाई हमारा समुद्र है, नदी कुछ भी लगा लो, और ये हमारी नाव है। इन सभी को, ये नाव है, इन सभी को इस नाव में बैठा दिया, इन सभी लुटेरों को, और दिल्ली से रवाना कर दिया। दिल्ली से दूर भेज दिया लुटेरों को और हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। तो ये था भाई हमारा जलालुद्दीन खिलजी। अब आता है इसके बाद कौन आता है, अगला शासक आता है 1296 ईस्वी में, ईडी में, जलालुद्दीन खिलजी का जेके का भतीजा और साथ में ये कौन था, जेके का दामाद भी था। जेके का दामाद
जेके का दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसका क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी था। और ये सबसे मोस्ट शासक है खिलजी वंश का, और सबसे शक्तिशाली शासक था खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। और क्या करता है दिल्ली के सल्तनत पर, ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, और जो इसका कौन था, जी के चाचा लगता था और ससुर भी लगता था। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। इसकी क्या कर देता है 1296 में हत्या कर देता है, मार देता है, अपने ससुर को और चाचा को मार देता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में। और 1296 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनता है, दिल्ली का शासक बनता है। तो यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम इससे आगे कल बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा, छोटी क्लास है जिससे आप बोर ना हो, इसलिए छोटी कर रहा हूं। तो आज हमारा जलालुद्दीन खिलजी खत्म हो गया। कल मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा। ये खिलजी वंश का सबसे मोस्ट शक्तिशाली शासक था, और सबसे ज्यादा जो शासन किया था इसी ने किया था। इसने जो शासन किया था ये किया था दिल्ली पर 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। इसी ने सबसे ज्यादा शासन किया खिलजी वंश में। तो कल मैं आपको खिलजी अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। इतना, अगर वीडियो पसंद आई हो, पढ़ने में मजा आया हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपका दोस्त विपिन वसेटिया आपके लिए आज ही बाय कहता हूँ। थैंक यू सो मच।